नमस्कार मित्रों। देखिए, हम बात कर रहे थे भारत के भूगोल पर। और भारत के भूगोल में पिछले वाले जो हमने 2 वीडियो डाले हैं, उनमें एक में हमने भारत के पाठ्यक्रम पर, भारत के भूगोल के संदर्भ में हमारा क्या पाठ्यक्रम है उस पर अपनी चर्चा रखी थी। और दूसरे वाले वीडियो जो हमने डाला था उसमें हमने भारत के सामान्य परिचय को स्टार्ट किया था। और सामान्य परिचय के अंतर्गत हमने जो स्टार्ट किया था वो लिया था भारत का नामकरण। तो भारत के नामकरण के उपरांत सामान्य परिचय में ही दूसरा हमारा जो बिंदु लगता है वो लगता है हमारा भारत की राजनीतिक स्थिति। बात करें भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में, तो भारत देश जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। किसमें? एशिया महाद्वीप में स्थित है। और एशिया महाद्वीप में भी भारत दक्षिण एशिया वाले भाग में आता है। भारत की कुछ भौगोलिक विशेषता है, कुछ इसकी प्राकृतिक सीमा है और कुछ इसकी समुद्री सीमा है। इस कुछ विशेषताओं के आधार पर भारतीय देश और इसके कुछ पड़ोसी देश इस भूभाग को सम्मिलित रूप से भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। किसकी? भारतीय उपमहाद्वीप की। तो बात कर लेते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। ये तो है हमारा कौन सा देश? भारत देश। ये तो है हमारा भारत देश। भारत देश के बाद बात करें तो भारत के इधर पश्चिम दिशा की ओर एक देश स्थित है जिसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान। इधर एक देश है हमारा जिसका नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। इधर एक देश लगता है जिसका नाम है नेपाल। इधर एक देश है जिसका नाम है भूटान। यहां पर एक देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। और नीचे 2 देश स्थित हैं। बाईं ओर हमारा श्रीलंका है, जबकि दाईं ओर जो देश है वो हमारा मालदीव है। इधर तो हमारा कौन सा देश स्थित है? पड़ोसी देश हमारा श्रीलंका स्थित है। और इधर हमारा पड़ोसी देश जो स्थित है वो है हमारा मालदीव। कौन सा द्वीप? मालदीव। बात करें भारतीय उपमहाद्वीप की। किसकी? भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत के साथ साथ भारतीय उपमहाद्वीप में भारत के साथ साथ भारत के 5 पड़ोसी देशों को भी सम्मिलित किया जाता है। एक तो भारत हो गया, भारत के साथ साथ एक आता है पाकिस्तान, एक नेपाल, एक भूटान, एक बांग्लादेश और एक श्रीलंका। तो भारत के साथ साथ इन 5 देशों को भी भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल किया जाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में पूछे कुल देशों की संख्या, तो कुल देश कितने हैं? 6। और भारत के अलावा कुल देश बाकी पूछे तो कितने हैं? 5। तो लिख लो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश। लिख लीजिए भारत, भारत के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद लिखिए नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद बांग्लादेश और बांग्लादेश के बाद श्रीलंका। तो भारत के साथ साथ कुल 6 देश हैं जिनको भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। एक बात आती है दक्षिण एशिया। एशिया महाद्वीप में भारत के साथ साथ कुछ देश हैं, उस भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण एशिया के नाम से। बात करें दक्षिण एशिया में शामिल देशों की, तो इन देशों के अलावा अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा 2 देश और हैं, अफगानिस्तान और मालदीव। इसको मिलाकर इस भूभाग को क्या कहा जाता है? दक्षिण एशिया कहा जाता है। तो इसमें आते हैं हमारे, एक तो आएगा भारतीय उपमहाद्वीप, और भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ 2 देश आएंगे। कौन कौन से? एक तो आएगा हमारा अफगानिस्तान और एक देश कौन सा आएगा? एक आएगा हमारा मालदीव। तो अफगानिस्तान, मालदीव प्लस भारतीय उपमहाद्वीप, इन तीनों को मिलाकर किसकी संज्ञा दी गई है? दक्षिण एशिया की संज्ञा दी गई है। बात करें दक्षिण एशियाई देशों के बारे में, तो दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है जिसका नाम है सार्क। जिसका नाम क्या है? सार्क। आपने सुना होगा सार्क। सार्क जिसे हिंदी में फुल फॉर्म है इसकी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय
सहयोग संगठन। सहयोग संगठन मतलब दक्षिण एशिया में जितने देश हैं उन देशों के आपस में सहयोग बनाए रखने हेतु उनका एक संगठन बना दिया गया, जिसका नाम क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सार्क। क्या बोलते हैं? सार्क। अंग्रेजी में इसका नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, हिंदी में बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इस संगठन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य था कि दक्षिण एशियाई देशों के मध्य सांस्कृतिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक आदि जो भी हमारे आधारभूत जो ढांचे को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं विकास के लिए, उन क्षेत्रों में आपसी योगदान प्रदान करना। तो इस उद्देश्य हेतु एक संगठन बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया? सार्क। बात करें सार्क के बारे में तो सार्क की स्थापना जो होती है हमारी, सार्क की स्थापना, तो सार्क की स्थापना हमारी जो हुई थी वो हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना होती है। और ये स्थापना कहाँ पर होती है? बांग्लादेश में ढाका, जो बांग्लादेश की राजधानी भी है, यहाँ पर इसकी स्थापना होती है। ढाका बांग्लादेश, ढाका बांग्लादेश में इसकी स्थापना होती है। स्थापना के 2 वर्ष बाद इसका पुनः गठन किया गया और इस जो मुख्यालय था जो ढाका में रखा गया, तो सचिवालय, इसको स्थानांतरित कर दिया गया और ये पहुंचा दिया गया नेपाल देश में काठमांडू में। और ये स्थानांतरण किया गया इसका, वो किया गया 2 वर्ष बाद, 17 जनवरी 1987 इसका स्थानांतरण किया गया और ये स्थानांतरण करके पहुंचा दिया गया काठमांडू नेपाल में। कहां पर? काठमांडू, नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू। जहां पर इसकी स्थापना हुई यहां पर इसका क्या रखा गया? इसका मानक सचिवालय रखा गया। यहां पर तो इसका मानक सचिवालय जो वर्तमान में भी है, जो मानक सचिवालय कहां पर रखा गया? ढाका में रखा गया। और जो सचिवालय है, केवल जो छोटा सचिवालय जैसे बोल सकते हैं, वो कहां पर है वर्तमान में? वो है हमारा नेपाल में काठमांडू राजधानी जो नेपाल की, वहां पर इसका सचिवालय स्थित है। और मानक सचिवालय कहां पर है? वो है हमारा ढाका बांग्लादेश में। ठीक है ना। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की बात करें, इसकी जब स्थापना हुई थी सार्क की, उस समय इसके जो स्थापना सदस्य देश थे उनकी संख्या थी 7। कितनी? 7 देश कौन कौन से थे? एक तो थे हमारा भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। ये कुल 7 जो देश थे वो इसके स्थापना सदस्य देश थे। मतलब स्थापना के समय इसमें कुल 7 सदस्य देश थे, लेकिन वर्तमान में देखें तो वर्तमान में सार्क के सदस्य देशों की संख्या 8 है। 8वां जो सदस्य देश है वो है हमारा अफगानिस्तान। 8वां जो सदस्य देश है वो कौन सा है? हमारा अफगानिस्तान। तो लिख लीजिए सदस्य देश, ऐसे लिखो स्थापना सदस्य देश, स्थापना सदस्य देश। तो स्थापना सदस्य देश थे कितने? 7 कौन कौन से? अफगानिस्तान को हटा करके बाकी 7 देश थे। लिख लीजिए भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। तो स्थापना सदस्य देश थे कितने? 7। लेकिन वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? वर्तमान में सदस्य देश, तो वर्तमान में जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या है 8।
क्योंकि 8वां जो सदस्य देश बना है वो कौन सा बना है हमारा, अफगानिस्तान। 12-13 नवंबर 2005 को 12-13 नवंबर 2005 को सार्क के सदस्य देशों का 13वां शिखर सम्मेलन होता है। उस 13वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को सार्क के 8वें सदस्य के रूप में अपना लिया गया। तो यहां करके लिख लीजिए, नोट लगा के लिख लीजिए। मैं ऊपर लिख देता हूं, आप लिख लेना नीचे, नोट लगा के लिखिए। 12-13 नवंबर 2005 को सार्क के 13वें शिखर सम्मेलन, 13वें शिखर सम्मेलन जो कहां पर हुआ था, ढाका में हुआ था। ढाका कहां पर है, बांग्लादेश। 13वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को सार्क का 8वां सदस्य देश बनाया गया। 8वां सदस्य देश बनाया गया। 8वां सदस्य देश बनाया गया। तो वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं, 8 हैं। इस सार्क की जो संगठन है, इसकी एक बात करें, दक्षिण एशियाई नाम से एक विश्वविद्यालय है। इसका दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के नाम से नई दिल्ली में एक विश्वविद्यालय है। जो विश्वविद्यालय है वो अर्थशास्त्र और कंप्यूटर, इन 2 विषयों में हमारा पीजी, स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएट, उसकी उपाधि प्रदान करवाता है। तो लिख लेना, 2010 से ये इसका जो शैक्षणिक कार्यक्रम है वो संचालित है और इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है, दिल्ली में। तो चलिए मैं लिखा देता हूँ, नीचे लिख लो। ऐसे डाल लो, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय विश्वविद्यालय, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय विश्वविद्यालय है कहां पर, ये नई दिल्ली, नई दिल्ली में है ना, नई दिल्ली में है। शैक्षणिक कार्यक्रम इसका प्रारंभ कब से हुआ, 2010 से। तो लिख लीजिए, शैक्षणिक सत्र प्रारंभ कब से हुआ, 2010 से। और ये क्या करवाता है, यह अर्थशास्त्र और कंप्यूटर विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान करता है। स्नातकोत्तर को अंग्रेजी में बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी, स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान करता है। ठीक है ना। तो ये था हमारा भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण एशियाई देशों का समूह, कौन सा, सार्क। ठीक है ना, आप इसको लिख लीजिए। फिर हम बात करते हैं भारत की राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में जो पृष्ठभूमि हमारी एक बनती है, उस पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मैं इसको साफ कर रहा हूं, आप इसको लिख लीजिए। चलिए तो आगे बात करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में। तो देखिए, आपको पता होगा कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत जो है, इस पर शासन था किसका, ब्रिटिश सरकार इस पर शासन करती थी, भारत देश पर। और ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी, हमारी 4 जुलाई 1942 को एक घोषणा की थी। उस घोषणा में कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट बनाकर, मतलब 2 अधिराज्य बनाकर, उनको दोनों की अलग अलग स्वतंत्रता सौंप दी जाएगी। तो जैसे ही ये घोषणा होती है,
5 जुलाई 1947 को भारत जो उस समय सरकार थी, भारत सरकार द्वारा एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग की स्थापना कर दी गई। उस रियासती विभाग को कार्य सौंपा गया कि भारत में उस समय जितनी भी हमारी रियासतें थी, उन सभी रियासतों को मिलाकर अपने भारत देश में सम्मिलित कर लिया जाए। मतलब रियासतों को उस समय यह छूट दी गई थी कि कोई रियासत चाहे तो पाकिस्तान में जा सकती है और कोई रियासत चाहे तो भारत देश में रह सकती है। तो भारत सरकार ने अधिक से अधिक रियासतों को भारत में मिलाने हेतु रियासती विभाग की स्थापना कर दी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, जिसका सचिव किसे बनाया गया? बीपी मेनन को बनाया गया था। सचिव कह लो या परामर्शदाता कह लो, किसको? बीपी मेनन को। रियासती विभाग की स्थापना हुई तो जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने भारतीय स्टेट में विभिन्न रियासतों का क्या कर दिया? एकीकरण कर दिया, मतलब उनका विलय कर दिया। 15 अगस्त 1947 से एक दिन पहले की बात करें तो केवल 3 रियासतें छोड़कर, केवल 3 रियासतों को छोड़कर, वो 3 रियासतें कौन कौन सी थी? एक तो थी हमारी हैदराबाद, एक थी हमारी जूनागढ़ और एक थी हमारी जम्मू कश्मीर, और 2 उपनिवेश क्षेत्र थे हमारे। उनको छोड़ करके जितनी भी रियासतें थी, लगभग 565 रियासतें थी, वह भारत में सम्मिलित कर दी गई। भारत में सम्मिलित करने के उपरांत होता क्या है, जब ये रियासतें भारत में सम्मिलित हो गई तो भारत में विभिन्न क्षेत्रों का गठन हुआ और राज्यों की घोषणा कर दी गई। जब राज्य बने तो भाषाई आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी। इन राज्यों में भाषाई आधार पर जब राज्यों की मांग उठने लगी तो सर्वप्रथम एक राज्य बना था हमारा आंध्र प्रदेश राज्य, जो 1953 में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। जब आंध्र प्रदेश राज्य भाषाई आधार पर पहला राज्य बन गया तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फिर दोबारा से अपनी अपनी भाषाई आधार पर राज्यों को बनाने की मांग उठने लगी। इस मांग को और अधिक जब जोर मिलने लगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक विभाग की स्थापना कर दी और उस विभाग को कार्य सौंपा गया कि आप विभिन्न भारत के जितने भी क्षेत्र हैं उनकी सर्वे कीजिए। फैजल अली की अध्यक्षता में उस आयोग का गठन हुआ। उसके 2 सदस्य रखे गए थे, के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। इन 3 सदस्यों ने मिलकर लगभग 1955 में अपनी रिपोर्ट जो है वो भारत सरकार को सौंप दी थी। भारत सरकार ने उस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए 1956 में एक संशोधन जो है वो कहां पर पारित कर दिया? संसद में पारित कर दिया। संसद में जो अधिनियम पारित हुआ उसको 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के नाम से लागू कर दिया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के नाम से लागू कर दिया गया। और जैसे ही वह अधिनियम लागू हुआ तो भारत में जो राज्यों की श्रेणियां वगैरह थी उनको समाप्त कर दिया गया और राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापना कर दी गई। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के लागू होने के उपरांत उस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जो वर्तमान समय के संदर्भ में देखें तो धीरे धीरे बढ़कर के वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में बन चुके हैं। तो भारत की राजनीतिक स्थिति को इस पृष्ठभूमि के संदर्भ में हमें यहाँ तक पढ़ना है। तो मैंने अभी जो आपको बोला उसको मैं एक एक बिंदु के रूप में लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिए, स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में लगभग 565 देशी रियासतें थी, देशी रियासतें थी, ठीक है। आगे लिखिए, 4 जुलाई 1942 को, 4 जुलाई 1942 को ब्रिटिश संसद में, 4 जुलाई 1942 को ब्रिटिश संसद में
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो अधिगणराज्य बनाकर उन्हें उनकी स्वतंत्रता सौंप दी जाएगी। उन्हें उनकी स्वतंत्रता सौंप दी जाएगी। ठीक है, तो 4 जुलाई 1947 को, ये 42 नहीं से 47 करना, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो अधिगणराज्य बनाकर उन्हें उनकी स्वतंत्रता सौंप दी जाएगी। जैसे ही यह अधिनियम ब्रिटिश संसद में पारित होता है तो तत्कालीन भारतीय सरकार ने 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक रियासती विभाग की स्थापना कर दी। तो लिखिए, 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में भारतीय सरकार द्वारा रियासती विभाग की स्थापना कर दी गई। रियासती विभाग की स्थापना कर दी गई। ठीक है ना, तो 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में भारतीय सरकार द्वारा एक विभाग की स्थापना की गई, जिसका नाम क्या था? रियासती विभाग। बात करें रियासती विभाग की, तो इसके अध्यक्ष तो किसे बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जबकि इसका सचिव किसे बनाया गया? बीपी मेनन साहब को इसका सचिव और परामर्शदाता दोनों ही कहें तो किसको बनाया गया? बीपी मेनन साहब को बनाया गया था, याद रख लेना। अगला लिखिए, 15 अगस्त 1947 से ऐसे लिखो, 15 अगस्त 1947 तक जूनागढ़, हैदराबाद और ऐसे लिखो, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और कुछ हमारे उपनिवेश क्षेत्र थे छोटे छोटे, जैसे गोवा वगैरह, और उपनिवेश क्षेत्रों को छोड़कर फ्रांसीसी वगैरह के उपनिवेश क्षेत्र थे। उपनिवेश क्षेत्रों को छोड़कर शेष सभी रियासतों को
भारतीय भूभाग में शामिल कर लिया गया। भारतीय भूभाग में शामिल कर लिया गया। ठीक है ना। तो इतनी रियासतें हमारी 565 से ऊपर थी, उनमें से 3 रियासत और कुछ उपनिवेश क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जो रियासतें थी उनको भारतीय भूभाग में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। जब ये रियासतें शामिल हो गई तो आपको पता होगा कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में क्या है, भाषा ही अलग अलग थी। तो भाषाई आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी। तो धीरे धीरे जब इनमें आंदोलन होने लगे, भाषाई राज्यों की मांग बनाने, मतलब भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए जब इस क्षेत्रों में आंदोलन होने लगे, तो अक्टूबर 1953 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू घोषणा कर देते हैं कि आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर भारत का राज्य बनाया जाएगा। तो लिखिए, अक्टूबर 1953 में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को पहला राज्य घोषित किया गया, पहला राज्य बनाया गया। भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया गया। तो आपको से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, तो वो था हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। उसके बाद में जैसे ही आंध्र प्रदेश राज्य को भाषाई आधार पर राज्य बनाने की घोषणा हुई, तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जहां पर अलग अलग भाषा वाले क्षेत्र किसी दूसरे राज्य में शामिल थे, उन क्षेत्रों में उग्र आंदोलन होने लगे। इन आंदोलनों को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं एक विभाग की स्थापना कर लेते हैं और उस विभाग को सौंपते हैं कि आप एक रिपोर्ट तैयार कीजिए और यह बताइए कि भाषाई आधार पर किस किस क्षेत्रों को अलग अलग राज्य बनाया जा सकता है। तो आप ये लिख लीजिए, मैं ये बात लिखा देता हूं, इसको साफ कर रहा हूं। तो आगे हुआ क्या, आगे लिखिए, 22 दिसंबर 1953 को भाषाई आधार पर राज्य बनाने हेतु 22 दिसंबर 1953 को भाषाई आधार पर राज्य बनाने की समीक्षा करने हेतु राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। ठीक है ना। राज्य पुनर्गठन आयोग जो स्थापना की गई, उसका जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया था, फैजल अली को बनाया गया था। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, जो रिटायर्ड जज थे हमारे फैजल अली। और इसके 2 सदस्य बनाए गए थे, एक तो के.एम. पणिकर और एक हृदयनाथ कुंजरू साहब को बनाया गया था। ठीक है ना। यह आयोग क्या करता है, यह आयोग 1955 में, यह आयोग 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। तो लिखिए, 30 दिसंबर 1955 को राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट भारतीय सरकार को सौंपी गई। अपनी रिपोर्ट भारतीय सरकार को सौंप दी। ठीक है ना। तो दिसंबर 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किसको सौंपी जाती है, भारतीय सरकार को सौंपी जाती है। और भारतीय सरकार क्या करती है, इस जो रिपोर्ट की कुछ विशेषताएं रिपोर्ट में बतलाई गई, उन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए
एक संशोधन करती है, संसद में एक संशोधन लाती है। उस संशोधन का नाम क्या था? उस संशोधन का नाम था हमारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाती है और इस अधिनियम के तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। तो लिखिए 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, आयोग की, ऐसे लिखो, आयोग की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के अनुसार, रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के अनुसार, सिफारिशों के अनुसार राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू कर दिया गया। अनुसार राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया, लागू किया गया, जिसके अनुसार भारत में, जिसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की, 6 केंद्र शासित प्रदेशों की घोषणा की गई, प्रदेशों की घोषणा की गई, 6 केंद्र शासित प्रदेशों की घोषणा की गई। ठीक है ना। तो राज्य पुनर्गठन आयोग उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी 1955 में। तो 1 नवंबर 1956 को भारतीय सरकार उन सिफारिशों के अनुसार एक अधिनियम लागू कर देती है, जिसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की क्या कर दी गई? घोषणा कर दी गई।